नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12 के चैप्टर 1 का रिलेशन इन फंक्शन का इंट्रोडक्शन का पार्ट कराने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज 1.1 से पहले क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए जिससे एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस हो जाएं, वो सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि रिलेशन क्या होता है। फंक्शन को हम एक्सरसाइज 1.2 के लिए समझेंगे, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो है मैं बाद में करा दूंगा 1.1 के बाद। पहले हम इसको करेंगे, फिर एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे, फिर हम इस वाले पार्ट को करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि रिलेशन होता क्या है। आपने दो लोगों के बीच रिलेशन देखा होगा, आपने घर में जितने भी रिश्ते देखे होंगे उनके बीच कहीं ना कहीं रिलेशन होता है, भाई बहन, माँ बाप और दो दोस्तों के बीच वो रिलेशन होता है नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल भाषा में। लेकिन मैथ्स के लिए रिलेशन क्या होता है ये जानना जरूरी है। रिलेशन जो दो सेट्स के बीच होता है, अगर हमारे पास एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है तो वो ये रिलेशन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेट क्या होता है। आपने यहाँ पर देखा कि एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए सेट क्या है। तो सेट जो होता है हमारे पास a well defined order of elements and objects। मैथ्स के ऑब्जेक्ट का, एलिमेंट्स का एक वेल डिफाइंड ऑर्डर जो होता है उसको हम सेट कहते हैं। जैसे हमारे पास ए है, इसमें 1,2 है, ये एक सेट है। हमारे पास बी है, इसमें 2, 3,4 है, ये एक सेट है। तो ये दो हमारे पास सेट है। अब इन दोनों के बीच रिलेशन कैसे होगा? रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रिलेशन को सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। आपने 11th क्लास में देखा होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो कार्टेशियन निकालने के लिए क्या करते हैं? हम सबसे पहले a क्रॉस b निकालते हैं। अब इसमें कोई नॉर्मल मल्टीप्लाई तो है नहीं, आप कैसे निकालेंगे? 1 का 3 के साथ पेयर बनाएंगे, 1,3, 1 का 4 के साथ पेयर बनाएंगे, 1,4, 2 का 3 के साथ पेयर बनाएंगे, 2,3, 2 का 4 के साथ पेयर बनाएंगे, 2,4। ये हमारा एक रिलेशन हो जाता है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो एक रिलेशन की तरह काम करता है। लेकिन रिलेशन कई तरीके के होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक और वे बताता हूँ। एक हमारे ए की इमेज बनाइए, एक बी की इमेज बनाइए। हमारे पास ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1, 2। बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? 3 और 4। एक का पेयर बना 3 के साथ, वो हमने लिख लिया। एक का पेयर बना 4 के साथ, वो हमने लिख लिया। 2 का पेयर बना 3 के साथ, वो हमने लिख लिया। 2 का पेयर बना 4 के साथ, वो हमने लिख लिया। तो ये हमारा रिलेशन है। अब रिलेशन जो है वो इसका भी हो सकता है। यानी अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट दे रखा है, रिलेशन या तो सेट होगा, सबसेट होगा। रिलेशन या तो सबसेट होगा इस पूरे प्रोडक्ट का, इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का, या इसके इक्वल होगा। यानी ये इक्विवेलेंस भी होता है तो भी वो रिलेशन में होगा, और इसका कोई एक पार्ट आता है, जैसे मान लीजिए ये पार्ट आ गया 2,3, ये पार्ट आ गया 2,4, वो इसके अंदर है और हमें रिलेशन में एक अलग से दिख रहा है, तो वो भी एक रिलेशन का ही पार्ट होगा। या तो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, या उसके इक्वल होगा, जो कि हमारा रिलेशन कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं कि रिलेशन, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। अगर हमारे पास मान लीजिए ये रिलेशन दे रखा है जिसमें x और y सबसेट हैं, x और y सबसेट हैं, और कैसे सबसेट हैं? जहां पर y जो है वो 2x के इक्वल है। अब कैसे इक्वल है? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो पहले लिखा होता है वो x होता है, जो बाद में लिखा था वो y होता है। x को हम प्रेजेंट करते हैं डोमेन से, यानी डोमेन जो है वो x होता है और y जो होता है रेंज होता है। तो ऐसे में क्या होगा? जब भी हम ऐसे में डोमेन यानी x की वैल्यू डालेंगे तो हमें रेंज की वैल्यू पता चलेगी। x की वैल्यू पुट करने पर हमें y पता चलेगा। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें तो हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। डोमेन की वैल्यू पुट करने पर हमें रेंज मिलता है। अब यहाँ पर देखो जरा सॉल्व करके, अगर y में हम x की वैल्यू ये रख देते हैं 2, तो y की वैल्यू क्या आता है? 4। यानी x को हमने यहाँ पर कैसे यूज करा? 2 को, और देन हमें y की वैल्यू कितनी मिली? 4। अब देखो ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस रिलेशन में है कहीं? यहाँ पर है। यानी ये जो r है वो सबसेट है।
तो इसका मतलब ये सबसेट है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया या तो सबसेट होगा या उसके इक्वल होगा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, वो हमारा रिलेशन होगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने तरीके का होता है? तो रिलेशन कई तरीके का होता है। सबसे पहला आता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन में क्या होता है कि अगर आपका A क्रॉस B में कुछ भी प्रोडक्ट दे रखे हैं, जैसे 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4, ये आपके A क्रॉस B में दे रखे हैं और रिलेशन हमारे पास आ जाए जो x और y को सबसेट करता है, x और y को सबसेट करता है, लेकिन y की वैल्यू क्या प्रेजेंट हो रही है? x की पावर 4। तो ऐसा कहां पर पॉसिबल है कि x की वैल्यू जो रखें तब हमें यहां से y मिल जाए। मान लीजिए अगर हम x की वैल्यू यहां पर 1 रखते हैं इस वाले में, तो हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 1। 1 का पावर 1 ही होता है, 1 का पावर 4 1 ही होता है। तो इसमें से देखो कहीं पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी नहीं है। जहाँ x भी 1 हो y भी 1 हो, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसमें कोई वैल्यू ना मिले, जिसमें कोई वैल्यू ना मिले, ये एक नल सेट होता है, इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? आपको नाम से ही पता चलता होगा, यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या था? सब कुछ। यूनिवर्सल सेट जिसमें सब कुछ आए, ऐसा सेट यूनिवर्सल सेट होता है। मान लीजिए A क्रॉस B में आपके 5 दे रखे हैं, 5 नंबर ऐसे ऐसे करके दे रखे हैं, और जो आपका रिलेशन आए उसमें भी आपको 5 नंबर मिल जाए, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे? हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट या आपका जो प्रोडक्ट है उसका सेम टू सेम एग्जैक्ट अमाउंट आपको मिल जाए रिलेशन के अंदर, तो ऐसा सेट यूनिवर्सल सेट होगा। अब पीछे वीडियो में मैंने जरा गलत लिख दिया था, यूनिवर्सल रिलेशन होता है, वो मिस्टेक बाइस यूनिवर्सल सेट लिख दिया और वही मैंने बता भी दिया, वो है नहीं, यूनिवर्सल रिलेशन होता है। एम्प्टी भी रिलेशन होता है, एम्प्टी रिलेशन। तो वो उसको अगर आप कहीं नोट डाउन कर रहे हैं तो उसको जरा सही कर लेना। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन वो सेट नहीं होते, वो एम्प्टी रिलेशन है और यूनिवर्सल रिलेशन है। तो अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, रिफ्लेक्स। यहां से अगर देखें आप, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स क्या है? आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जब सूरज की किरणें ऐसे जाती हैं तो रिफ्लेक्स होकर हमारे पास आती हैं, यानी वो किरणें गई और वही किरणें आई, तो ऐसे को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स होना कहते हैं। तो अगर आप इसमें मैथ में देखें तो अगर हम कहीं मिरर पर खड़े हैं, ऐसे ये हमारा मिरर है, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ, यहाँ पर फिर से मेरी इमेज बन जाए, तो ऐसे को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स होना कहेंगे। तो सेम वही यहाँ पर होता है। अगर आपको रिलेशन के अंदर, आपको प्रोडक्ट के अंदर 1,1 मिल जाए, x की वैल्यू भी वही है, y की वैल्यू भी मतलब वही है, मतलब डोमेन भी वही है, रेंज भी वही, 2,2 मिल जाए, 3,3 मिल जाए, और ये रिलेशन के अंदर हो, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी अगर हम और प्रॉपर तरीके से बोलें, अगर हमारा x a है तो y भी हमारा क्या होना चाहिए? a। ऐसा रिलेशन कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। बाई चांस हमारा x b है तो y b क्या होना चाहिए? b। ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मोटा मोटा समझें कि जो x की वैल्यू होगी वही सेम y की वैल्यू होगी, ऐसे रिलेशन को कहेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें भी आप देख रहे हैं सिमेट्री, जहां पर सिमेट्री आती है वो कैसे होते हैं? मान लीजिए आपको कोई रिलेशन दे रखा है, मान लीजिए आपको कोई रिलेशन दे रखा है 2,1 और इसका उल्टा आपको उसी रिलेशन में मिल जाए। आपको ऐसे ऐसे करके 5 नंबर दिए गए हैं जिसमें एक है 2,1 और आपको इसमें यहाँ पर एक और मिल जाए 1,2, एक दूसरे का उल्टा। ऐसा रिलेशन कौन सा होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है। यानी कहने का मतलब अगर a, b रिलेशन के अंदर है, a, b रिलेशन के अंदर है, तो b, a भी अगर रिलेशन के अंदर होगा तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है?
ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब है, अगर मान लीजिए आपको एक सेट दे रखा है जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं, 5 6 7 8 जितनी भी बहुत सारी वैल्यूज हैं, उसमें आपको कहीं पर दे रखा है 1, 2 और एक और दे रखा है यहाँ 1 से शुरू होता है 2 पर एंड हो जाता है, यानी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। अब x की वैल्यू कहाँ आपको 2 मिल रही है और y की वैल्यू हमें 3 मिल रही है, तो यहाँ जिससे खत्म हुआ वहीं से हमें यहाँ स्टार्टअप मिल गया। अब हम देखते हैं कि इस 1 और 2 मिल गया, 2 और 3 मिल गया। अब हम देख रहे हैं क्या इसके अंदर ये मिल गया हमको, इसके अंदर ये मिल गया हमको। अब हम देख रहे हैं क्या 1 और 3 भी यहाँ कहीं मौजूद है। अगर 1 और 3 भी यहाँ कहीं मौजूद होगा इस वाले रिलेशन में A क्रॉस B में, तो वो कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर 1 और 3 भी वहाँ कहीं मौजूद है, वहाँ कहीं हमें मिल जाता है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर और आपको अच्छे से समझें, मान लीजिए आपको A, B रिलेशन के अंदर मिल जाए और B, C भी आपको रिलेशन के अंदर मिल जाए, तो A, C भी इसके अंदर होना ही होना चाहिए। अगर हो जाता है तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे हम, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए आपको दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो 1 और 2 है, वो इस रिलेशन में है। फिर आपको इसमें एक और प्रोडक्ट मिल जाता है 2 और 3, जो 2 यहाँ एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हो रहा है। और फिर हमको एक और प्रोडक्ट जो है वो मिलना नेसेसरी होता है। अगर 1 और 3 इसमें नहीं मिल रहे हैं तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होने वाला है। अगर 1 और 3 उसमें मिल जाते हैं तो ये कौन सा रिलेशन होगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब हम देखते हैं लास्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ये तीनों प्रॉपर्टी उसके अंदर आ रही है। मान लीजिए A क्रॉस B एक है प्रोडक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उसका एक रिलेशन दे रखा है जिसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए, और वो बहुत सारे प्रोडक्ट क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव भी हो जाते हैं, सिमेट्रिक भी हो जाते हैं, ट्रांजिटिव भी हो जाते हैं। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो बहुत लंबे में ना करके छोटे में समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको जल्दी समझ आए। फंक्शन जो है वो 1.2 के लिए इम्पोर्टेंट है, तो 1.1 को कंप्लीट करने के बाद उसको हम करेंगे। साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि 1.1 में जो इससे बचे हुए जो डाउट्स हैं आपके, वो सारे क्लियर हो जाएं कंप्लीटली, आपको 1.1 अच्छे से समझ आ जाए। तो आज के लिए वीडियो को खत्म करते हैं और अगली वीडियो का वेट कीजिए जब हम एक्सरसाइज 1.1 का करेंगे।